जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है हक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे बहू, तुम यहाँ कहाँ बैठ गई? अभी तो खाने की भी तैयारी करनी है। सब घर पर ही हैं तो कुछ अच्छा ही बना लेना, वरना रोज़ तो कहाँ सब साथ बैठकर खाना खा पाते हैं। अचानक सासू माँ ने कहा। अभी तो मैं चाय का कप लेकर बैठी भी नहीं थी, बल्कि हवा में ही झूल रही थी कि इतने में मुझे सासू माँ ने टोका। मैं हैरान थी कि पति और ननद किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि नया साल आने में कुछ दिन ही बचे हैं, या यूं कहें कि कुछ ही वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले उसे सेलिब्रेट करने की तैयारी घर में चल रही है। घर के सभी सदस्य बाहर हॉल में बैठकर उसी सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, पर सासू माँ ने तो मुझे प्लानिंग में बैठने ही नहीं दिया। शायद वो सीधा मुझे तैयारी क्या करनी है यही बताने वाली है। पिछले साल की तरह प्लानिंग ये सब लोग मिलकर करते हैं, पर तैयारी मुझे अकेले करनी होती है। मेरी शादी को भी दूसरा साल ही चल रहा है, पर यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सचमुच उस सेलिब्रेशन को तो मैं आज तक नहीं भूल पाई। मेरे घर में मेरी सास वंदना जी, मेरे पति सुधीर, मेरी छोटी ननद मधु, एक बड़ी ननद वृंदा भी है जिसकी शादी हो चुकी है। पिछले साल भी ऐसे ही इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी, जैसे अभी इन लोगों की प्लानिंग चल ही रही है। उस प्लानिंग में भी सासू माँ ने मुझे साथ में बैठने नहीं दिया था। सुबह जब पहली चाय लेकर मैं उन लोगों के साथ बैठी थी, तब भी उन्होंने मुझे घर के कामों के लिए रवाना कर दिया था। काम करने के बीच में ही बाहर से सुधीर की आवाज़ आ गई। अरे सुनो, चाय बना लो और साथ ही गर्मा गर्म पकौड़ी भी बनाकर ले आना। इस ठंड के मौसम में चाय के साथ पकौड़ी खाने का अलग ही मज़ा है। बस फिर क्या था, अपना काम छोड़कर मैं लग गई पकौड़ी तैयार करने के लिए। पकौड़ी बनाने के साथ साथ दूसरी गैस पर चाय भी चढ़ा दी। पर मन में एक उत्साह था कि मैं भी तो सुनूं जाकर आखिर प्लानिंग क्या चल रही है। उन लोगों को चाय पकौड़ी देकर मैं अपनी चाय भी उन्हीं लोगों के पास लेकर बैठने लगी। पर तभी सासू माँ ने टोक दिया। बहू, खाने की तैयारी कर ले, अभी कितना काम पड़ा है। मैं अपना चाय का कप लेकर रसोई में आ गई। इतना तो समझ में आ गया था कि सासू माँ मुझे साथ नहीं बिठाना चाहती। जैसे तैसे अपनी चाय गटकी और खाने की तैयारी में लग गई। आखिर खाना तैयार कर मैंने उन लोगों को परोस भी दिया। उन लोगों को खाना खिलाने के बाद अपनी थाली लगाकर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी पहला निवाला तोड़कर मुंह में लिया ही था कि इतने में बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई। अरे बहू, यहाँ पूरा परिवार बैठा है, यहाँ आकर खाना खा ले। अब क्या लेने के लिए बुला रहे हैं? मन ही मन सोचा और अपनी थाली उठाई और बाहर आ गई। बाहर आकर खाना खाना शुरू ही किया था कि इतने में सुधीर ने भी बोलना शुरू किया। देखो, ये तुम्हारा हमारे घर में पहला नया साल है। हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सेलिब्रेशन कर ले। हाँ भाभी, सब कुछ आपको ही संभालना है। हम सब आप पर बहुत विश्वास कर रहे हैं। देखो कोई कमी ना रह जाए। दोनों भाई बहन भूमिका तैयार करते हुए बोले। मैं कोशिश करूँगी, मैंने कहा। मेरे ऐसा कहते ही सासू माँ ने कहा, देख बहू, तेरी बड़ी ननद वृंदा और उसका परिवार तो आएगा ही, साथ में उसके सास ससुर भी आएंगे। कुछ मधु और सुधीर के दोस्त भी आएंगे। मेरी एक अकेली बहन है, इसी शहर में रहती है, तो वो उसके परिवार के साथ यहाँ आएगी। अब तेरे परिवार को भी बुला लेते बहू, लेकिन क्या करें, तेरा मायका ही दूसरे शहर में है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं भी समझ सकती हूँ, पर कितने लोग हो जाएंगे? देख बहू, ज़्यादा नहीं पर कम से कम 22-23 लोग तो हो ही जाएंगे। 22-23 लोगों का सुनकर मैं थोड़ी हैरान थी। कितने लोगों का खाना कैसे बनेगा? फिर हम लोग भी तो हैं। पर मेरे मन की बात को भांपते हुए सासू माँ बात को संभालते हुए बोली। अरे बहू, फिक्र क्यों करती है? हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस सासू माँ के शब्दों को सुनकर मैं बेफिक्र हो गई।
आखिर सब मिलकर करेंगे तो 20-22 लोग क्या हैं, सब आसानी से हो ही जाएगा। लेकिन सेलिब्रेशन के दिन मधु जरूरी प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर अपने ऑफिस रवाना हो गई। वहीं सुधीर ऑफिस में जरूरी काम का कहकर ऑफिस चले गए। पीछे सासू माँ ने जैसा जैसा समझाया, मैंने घर डेकोरेट कर दिया। घर के डेकोरेशन में ही मैं काफ़ी थक चुकी थी। मैं अपने लिए चाय बनाकर अभी बैठी ही थी कि तभी सासू माँ ने मेरे पास आकर बोली, बहू तू थक गई होगी, पर क्या कर सकते हैं, दोनों को अचानक से काम आ गया तो, और मुझसे इतना काम होता नहीं है। मुझे तेरे लिए सचमुच बुरा लग रहा है। चल एक काम करते हैं, बच्चे तो पता नहीं कब तक आएंगे, तो मीठा तो मैं बाहर से ले आती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। तब तक तुम थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर लो, फिर मैं आकर तुम्हारे साथ मदद करवा दूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान ही आने लग जाएं और उन्हें ही हमारी मदद के लिए रसोई में आना पड़े। मुझे समझाकर सासू माँ अपना बैग उठाकर रवाना हो गई और मैं रसोई में अपने काम पर लग गई। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मैं रसोई में अकेली काम कर रही थी। घर में कोई नहीं था। सासू माँ को गए भी 3 घंटे हो गए। मैं अकेली ही रसोई में लगी रही। जैसे तैसे मटर पनीर, दाल मखनी, दम आलू और फ्राइड राइस, वेजिटेबल रायता बनाकर रखे ही थे कि अचानक डोरबेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने वृंदा दीदी, जीजाजी और उनके सास ससुर और बच्चे खड़े थे, साथ ही सासू माँ भी। उन्हें देखकर मैं ज़्यादा हैरान थी, पर इतने में सासू माँ मुझे परे हटकर रसोई में आ गई और सामान रखते हुए बोली, अरे बहू, आज तो बहुत भीड़ थी, देख कितने घंटे लग गए। अरे नानी, हम शॉपिंग करने भी तो गए थे। अचानक दीदी का बेटा रसोई में आते हुए बोला। ये सुनकर सासू माँ झेप गई और अपनी झेप मिटाते हुए बोली, अरे बहू, आखिर नया साल है, बेटी और उसकी सास को खाली हाथ थोड़ी ना भेजती, इसलिए गिफ्ट खरीदने भी चली गई थी और वृंदा को भी वहीं बुला लिया था। बिना मेरी प्रतिक्रिया जाने वो जाकर वृंदा दीदी के ससुराल वालों के साथ बैठ गई। सबको चाय पकड़ाने के बाद मैं रसोई में आटा गूंथने के लिए आ गई। थोड़ी देर में सासू माँ के फ़ोन करने पर सुधीर और मधु भी आ गए। थोड़ी उम्मीद बंधी कि ये लोग मेरी मदद करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने रसोई में आकर देखा तक नहीं कि मैं अकेले कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद बाकी बचे मेहमान भी आ गए। ना मैं कपड़े चेंज कर पाई, ना ही मैं तैयार हो पाई। बस मैं इन लोगों को चाय पानी परोसने में ही लगी रह गई। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने केक कटिंग किया, तब भी मैं रसोई में कढ़ाई चढ़ाने में लगी रह गई। इन लोगों ने बाहर केक कटिंग और सेलिब्रेशन के वक्त काफ़ी फ़ोटो भी क्लिक किए। मुश्किल से मैं 2-3 फोटो में ही आ पाई, वो भी इस कारण कि वृंदा दीदी के सास ससुर ने मुझे बुला लिया। मैं बस रसोई में ही लगी रह गई। इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। कैसा सेलिब्रेशन था वो, जिसमें इन सब ने सेलिब्रेट किया, जबकि मैंने तो खाना भी अकेले रसोई में बैठकर खाया था। अभी मैं पुरानी यादों में खोई हुई ही थी कि सासू माँ ने फिर टोका, अरे क्या सोचने लगी, जा रसोई में सबके लिए खाना बना ले, तब तक हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार तो मेहमान भी ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। मधु का मंगेतर और होने वाली सास और ननद भी आएगी। लेकिन मम्मी जी, इस बार खाना बनाने वाला और डेकोरेशन करने वाला ज़रूर बुक कर लीजिएगा। मैंने अंदर जाने की जगह ढीठ की तरह अपनी चाय गटकते हुए कहा, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पिछली बार भी तो कितना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, तब भी हमने बाहर से थोड़ी ना किसी को बुलाया था। मम्मी जी ने कहा, पिछले साल तो ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ गया, पर इस साल कोई काम नहीं है। सुधीर ने कहा, देख लीजिए, जैसी आप लोगों की मर्जी। मैंने भी बेफिक्र होकर कहा, आखिर में मैं जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो इस बार मुझे क्या करना है। खैर सेलिब्रेशन के दिन जैसा कि मुझे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। उस दिन भी मधु और सुधीर जरूरी काम का बहाना कर
ऑफिस रवाना हो गए। थोड़ी देर में डेकोरेशन का सामान रखवाकर सासू माँ भी अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए रवाना हो गई। ये कहकर कि बहू बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, आखिर नए साल की शुरुआत है, बेटियों की सास को खाली हाथ थोड़ी ना रवाना करूँगी, तब तक तुम सब संभाल लेना। उन्हें जाते देखकर मैं मंद मंद मुस्कुरा दी। आखिर मुझे यही उम्मीद थी। सासू माँ तो अब 4-5 घंटे से पहले आने वाली नहीं, और मधु और सुधीर भी मेहमानों के आने के बाद ही आएंगे, इसलिए मैं पहले से तैयार थी। सबसे पहले तो मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो डेकोरेशन का ही काम करती थी। उसके पास तो वक्त नहीं था, हाँ, पर उसने 2 लोगों को मेरी मदद के लिए ज़रूर भेज दिया, क्योंकि उसे मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे डेकोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। वो लोग आए और उन्होंने अपना डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया। जब वो लोग डेकोरेशन का काम कर रहे थे तो इधर मैंने भी 30-35 लोगों का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। पता था कि ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है, पर यह झटका देना भी अब बहुत ज़रूरी था, ताकि वो लोग भी ऐसी हरकत करने से पहले दोबारा सोचे। मैंने 2 तरह की सब्जियां, दाल मखनी और मिठाइयाँ ऑनलाइन मंगवा ली। उसके बाद एक गैस पर चावल चढ़ाए, वेजिटेबल रायता बनाकर और आटा गूँथ कर रख दिया, ताकि बाद में गर्मा गर्म पूरी तल सकूं। तब तक डेकोरेशन वालों ने भी अपना काम कर लिया। उन्हें उनका पैसा देकर रवाना किया और इधर खुद कमरे में तैयार होने आ गई। अभी मैं तैयार हुई ही थी कि इतने में बड़ी ननद का परिवार भी आ गया, और जैसे कि मुझे उम्मीद थी, उनके साथ साथ ही सासू माँ और मधु भी अंदर आई। अरे मैंने वृंदा और मधु को भी शॉपिंग करने ही बुला लिया था। सासू माँ हंसते हुए बोली, पर अंदर डेकोरेशन देखकर सब लोग खुश हो गए। इतने में मधु ने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी तो बहुत अच्छे से तैयार हुई है, खाना बन गया क्या? हाँ दीदी, सब तैयार है। सबके आने के बाद, केक काटने के बाद सब फोटो क्लिक करने लगे और मैं भी सबके साथ खुशी खुशी फोटो में आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने खुद ही रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ाकर पूरी तलना शुरू किया। सबने खाने की बहुत तारीफ की। सभी मेहमान एंजॉय करके रवाना हो गए। अभी ये लोग आराम करने अंदर जा ही रहे थे कि तभी मैंने वो डेकोरेशन और ऑनलाइन खाने का बिल सुधीर के हाथों में पकड़ा दिए। ये देखकर वो लोग गुस्सा हो गए। बहू, भला ये गृह लक्ष्मी के लक्षण होते हैं? अरे गृह लक्ष्मी तो अपने घर में लोगों को खिलाकर खुश होती है, और तू है, कितना पैसा बर्बाद कर दिया। सासू माँ डांटते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि खाना बनाने वाला और डेकोरेशन के लिए किसी को बुला लीजिएगा, मुझसे अकेले से ये काम नहीं होगा। पर आप तो ये काम मुझ पर ही छोड़कर चले गए। मैंने कहा, अरे तो ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए गए थे। अपने ही घर का काम कर रही हो, किसी और के घर का नहीं। सुधीर ने कहा, अरे हम भी तो करते थे अकेले सब काम, हम तो तुम्हारी तरह नाटक नहीं करते थे। मम्मी जी ने कहा, देखिए मम्मी जी, आपको जो कहना है आप कहिए। गृह लक्ष्मी थी, इसलिए अपने घर की इज्जत रखते हुए काम करवा लिया, वरना जिस तरह आप लोग एक एक कर बहाना कर निकलते हो ना, उस हिसाब से तो मुझे भी अपने मायके रवाना हो जाना चाहिए था। आखिर बहू हूँ, सेलिब्रेशन का हक मुझे भी है। आखिर मैंने कहा, किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना फ़ायदा ज़रूर हो गया कि आइंदा कोई भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता तो या तो यह लोग मेरी मदद ज़रूर करते, या फिर घर में काम करने वाला रख लेते। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।